पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन शोषण और उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया और सीएम ममता बनर्जी ने इस मामले में समय पर एक्शन नहीं लिया। आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को बचाने की भी कोशिश की। बीजेपी इन आरोपों को लेकर बहुत ही आक्रामकता के साथ टीएमसी को घेर रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी मामले पर संज्ञान लिया। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ घटनास्थल पर जाने की अनुमति भी दे दी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा भी संदेश खाली पहुंचे और वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। टीएमसी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी प्रदेश में हिंदू मुसलमान करके दंगे कराना चाहती है। और अब खबर यह भी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 7 मार्च को संदेश खाली जा रहे हैं और पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में महिला शोषण मामले में बीजेपी की ये आक्रामकता क्या दर्शाती है? इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? और क्या संदेश खाली विवाद ममता बनर्जी को अपने ही किले में कमजोर कर पाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो क्या संदेश खाली विवाद पर ममता बनर्जी घिर चुकी हैं? और कुछ और सवाल हैं जो कि हम चाहते हैं कि स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने रखे जाए। और ये सवाल इस तरह से आपके टीवी स्क्रीन पर हैं कि क्या टीएमसी संदेश खाली विवाद में बुरी तरह से फंस चुकी है, घिर चुकी है? बीजेपी की टीएमसी के खिलाफ रणनीति कितनी सफल दिखती है? महिलाओं के शोषण पर बीजेपी की राज्यवार राजनीति अलग क्यों नजर आती है? संदेश खाली विवाद को धार्मिक रंग देने से बंगाल में क्या असर होगा और या फिर दूसरे भारतीय राज्यों पर क्या असर होगा, समझेंगे। बहुत ही प्रबुद्ध पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आइए स्वागत करते हैं दैनिक पूर्वोदय के संपादक रविशंकर रवि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगी राजनीतिक मामलों की विशेषज्ञ ताहिरा हसन और बीजेपी की प्रवक्ता नेहा धवन भी। लेकिन शुरुआत रवि जी आपसे करते हैं, क्योंकि इस मामले को मणिपुर से भी जोड़ा गया, मणिपुर से तुलना भी की गई है और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में महिलाओं के शोषण पर टीएमसी को घेरने की बीजेपी की आक्रामकता, बल्कि ऐसा कहें कि बहुत ही पूरी ताकत के साथ बीजेपी ममता बनर्जी की पार्टी को घेर रही है महिला शोषण के मामले पर। रविशंकर सर, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, नोआखाली में वहां पर जो हुआ है वो तो बहुत गलत हुआ है, लेकिन मैं चूंकि अपना ध्यान मैं केंद्रित करूंगा, ये इससे हर बात को ये भाजपा वाले मणिपुर से क्यों जोड़ते हैं? मणिपुर की घटना और ये वहां की घटना और इस तरह से ये बचने की कोशिश। मणिपुर की घटना बिल्कुल अलग तरह की घटना है, पूरी तरह से वहां पर वो बिल्कुल जातीय टाइप से था। दो कम्युनिटी के बीच जो नफरत की स्थिति थी उसका ये परिणाम था और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरी तरह से फॉलो था जी। बंगाल में जो कुछ हुआ निश्चित रूप से वो बहुत ही गलत है और उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। ये अलग, जब भी मणिपुर का मामला गरमाता है, पता नहीं क्यों, और ये विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी उसको देश के किसी अन्य राज्य से जोड़ देती है। कभी कर्नाटक से जोड़ देती है, कभी उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो राजस्थान के याद होगा, वहां पर जो मणिपुर में लड़कियों के साथ जो कुछ हुआ उसमें उस समय राजस्थान से इसको जोड़ा गया था जी। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। किसी भी महिला के साथ जुल्म हुआ है, गलत हुआ है तो गलत हुआ है और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मणिपुर में तो क्या हुआ, आज भी मणिपुर की स्थिति वही है, आज भी वहां पर उसी तरह की स्थिति बनी हुई है। इतना टेंशन है वहां पर कि लोग मैतेई लोग ना कुकी इलाके में जा पा रहे हैं, ना कुकी लोग मैतेई इलाके में जा रहे हैं, बिल्कुल डिवीजन की स्थिति है। तो अब हर बात को वहां की बंगाल की घटना को जो कुछ उस महिला के साथ जो भी हुआ, या तो संपत्ति का विवाद है या जो उस महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो बिल्कुल गलत है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले में दिलचस्पी इसलिए भी ले रही है कि वहां पर हिंदू मुसलमान का मामला है। जो अभियुक्त है वो मुस्लिम है और जो पीड़िता है वो हिंदू है, इसलिए ये भाजपा के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। लेकिन मैं उस तरह से चीजों को नहीं देखता हूँ। किसी भी महिला के साथ अगर गलत हुआ है तो वह गलत हुआ, चाहे वो कुकी महिलाओं के साथ जो हुआ है मणिपुर में वह बहुत ही गलत हुआ है, और बंगाल में जिस भी महिला के साथ ये घटना हुई है वो बहुत ही गलत हुई है।
ये इसमें पार्टी लाइन नहीं, क्योंकि हम नारी अस्मिता की बात करते हैं। हमने अभी लोकसभा में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन बिल लेकर आए हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे देश की महिलाएं सशक्त हों और उनके साथ समान तरह का व्यवहार हो। जी। उसमें फिर वो जात, हिंदू कार्ड, क्रिश्चियन कार्ड, हिंदू कार्ड, मुस्लिम कार्ड, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और ना तो हमारे भारत की यह परंपरा है। जी, जेनोसाइड बताया है हिंदू महिलाओं के खिलाफ स्मृति ईरानी ने। नेहा जी, नेहा धवन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और ताहिरा हसन पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नेहा जी, आप से मेरा सवाल कि इसे हिंदू मुसलमान का रंग क्यों दिया जा रहा है? खुद माननीय केंद्रीय मंत्री अगर इस तरह से स्टेटमेंट देती है, खास करके इतने सेंसिटिव मसलों पर जहां पर महिलाओं के यौन शोषण की बात हो रही है, उनसे गैंग रेप की बात हो रही है, तब एक हिंदू महिलाओं की बात इस तरह से स्टेटमेंट देना, क्या औचित्य है एक केंद्रीय मंत्री का इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देना? देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से रवि जी भी अभी अपनी बात को रख रहे थे और आप भी जिस तरह से अपनी बात को रख रही हैं, मुझे नहीं लगता कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी के इस वाक्य को या इस बयान को किसी तरह का मजहबी रंग देना चाहिए। क्योंकि मैं भी एक महिला हूं, ताहिरा जी भी एक महिला हैं, आप भी एक महिला हैं। एक महिला होने के नाते अगर हम इस बात को स्वीकार करें कि किसी भी शब्द का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए, हमें सबसे पहले तो ये बात रखनी चाहिए कि चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि की महिला हो और चाहे किसी भी मजहब का पुरुष है, अगर वो दोषी है तो उसको दंड मिलना चाहिए। हमारी तरफ से कभी भी ये बात, बीजेपी की तरफ से कभी भी ये बात नहीं आई कि अगर हिंदू महिला है तो उसका स्टैंड लिया जाए और मुस्लिम महिला है तो उसका स्टैंड नहीं लिया जाए। ऐसा बीजेपी की पृष्ठभूमि से कभी भी नहीं दिखता है। मीडिया में नैरेटिव सेट करने के लिए विपक्ष के कुछ लोग या कुछ इस तरह के लोग जो बीजेपी को मजहबी रंग में डालना चाहते हैं, वही लोग ही इस तरह का नैरेटिव सेट करते हैं। बीजेपी की तरफ से ये बात कभी भी नहीं रहती। अगर बीजेपी की सरकार में जो व्यक्ति हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा हो या बीजेपी संगठन की विचारधारा हो, बीजेपी के हर छोटे कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ नेता तक उनकी जो महिलाओं के प्रति सम्मानजनक दृष्टि है, और जो सम्मानजनक बात है, हमारी जितनी भी पॉलिसीज आज सरकार में, केंद्र सरकार में, राज्यों की सरकारों में अपनाई गई हैं, वो महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, जो दबी कुचली जो महिलाएं थी उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ही बनाई गई हैं, उनको क्रियान्वयन किया गया है और उनको सफल उसका इम्प्लीमेंटेशन दिखता भी है, उसका असर भी दिख रहा है। हमारी मेन प्रायोरिटी में महिलाएं हैं, हमने कभी भी उनको मजहबी रंग में डालने की बात नहीं कही। महिला सिक्योरिटी, महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए एक परम कर्तव्य है, परम ध्येय है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी भी कर्तव्यबद्ध हैं। राज्यों की सरकारें जो है बीजेपी की, वो भी कर्तव्यबद्ध है। देखिए, मैं हरियाणा प्रांत से आती हूँ, जहां पर महिलाओं की जो भ्रूण हत्या की जो स्थिति थी, उसमें कितना अंतर था। हमारे यहाँ पर 819 के आसपास की महिला जो है रेशो थी पुरुष के कंपैरेटिवली। जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, उस पानीपत में रैली हुई और उस रैली में उन्होंने भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एक आह्वान किया और उस आह्वान को भी बेटियों की सुरक्षा के साथ जोड़ा। बेटियों की सुरक्षा करने के लिए ही वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की, और उसके बाद उसका फल देखिए आज कितना हुआ कि हम यहाँ पर भ्रूण हत्या लगभग 100% जो है वो रुक चुकी है, और महिलाओं की जो प्रतिशत है, जो दर है, वो भी आज बराबरी के माहौल तक पहुंची है। आज लगभग 939 के आसपास रेशो जो है वो भारत देश की है, महिला वर्सेस पुरुष की। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस मसले पर, टीएमसी को कमज़ोर करने की, घेरने की। और ममता बनर्जी की तरफ से भी शुरू में तो इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन अब बिल्कुल ये स्थिति साफ हो गई है कि वहाँ पर अपराध तो हुआ है, और जिस तरह से लगातार आरोपी शेख शाहजहां फरार चल रहा है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या टीएमसी के जो नेता हैं जो फरार चल रहे हैं, उनके वेयर अबाउट्स के बारे में पता लगा पाने में वहां का जो पुलिस या तंत्र है वो पूरी तरह से विफल रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा ना, पेट्राकी जो है बहुत डीप रूटेड है, और वो हमारे बहुत से नेता, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, वो उनके अंदर है। वो महिला इशू को, महिलाओं के साथ होने वाली एट्रोसिटीज को उस तरह से सीरियसनेस उसमें नहीं लेते हैं।
आप देखिए ममता बनर्जी छुपाने की बात क्या है, चीजें सामने आएंगी जरूर। और महिलाओं के साथ होने वाली एट्रोसिटीज जो है, उस एट्रोसिटीज को एट्रोसिटीज की तरह क्यों नहीं देखा जा सकता है भाई? जब निर्भया के बाद एक जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई थी, वो किसी सरकार ने नहीं गठित की थी, बहुत अपनी रजामंदी से महिलाएं पुरुष नौजवान सड़कों पे उतरे थे निर्भया के बाद। और जब जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई तो एक मजबूत कानून बना, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली क्यों नहीं होता है? अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, तुरंत दंडित किया जाए, कन्विक्शन रेट बढ़े, इस तरह के लोगों का, चाहे वो नेता है चाहे अभिनेता है, कोई भी है, अगर वहां कन्विक्शन रेट बढ़ेगा तो डर पैदा होगा, नहीं तो इस तरह के लोग निकल जाएंगे, महिलाओं के साथ इस तरह की हीनियस क्राइम करके दोबारा उससे बड़ा क्राइम करेंगे। मुझे लगता है कि वहां की सरकार जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस है, वो फेल क्यों होती है? यही मणिपुर में हुआ, वहां तो सोशल मीडिया के जरिए बाहर आया। अभी कंपेयर करने की बात हो रही थी, कंपेयर कैसे किया जाता है? इतनी बेशर्मी कैसे होती है भाई? महिला के साथ हिंसा हो रही है, उसकी बॉडी को वॉयलेट किया जा रहा है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, दलित है, आदिवासी है, वो पहले महिला है, उसको खांचों में मत बांटिए। उस देश की बिटिया, इस देश की बहन, इस देश की बेटी है। तो वहां पर अगर महिला आधी जमीन के साथ हो रही है तो आधी जमीन की बात होनी चाहिए, उस महिला की बात कहीं भी महिला के साथ हो रही हो, यह अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। और बड़ी शर्म की बात है कि आज भी हम बैठ के डिबेट कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है। वेस्ट बंगाल में हुई, जिस तरह से आपने अभी बताया कि संदेश खाली में हुई, तो आखिर वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में ये चूक क्यों नहीं हुई? शेख साहब बाहर क्यों हैं? उनको पकड़ी। इसी तरह से हमेशा कहते थे मणिपुर में समय लगा, चाहे यूपी में होता है समय लगता है, आखिर समय क्यों लगता है? कल्प्रिट को पकड़ा क्यों नहीं जाता है? दंडित क्यों किस समय पे किया जाता? और फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसका रिड्रेसल क्यों नहीं होता जल्दी से जल्दी, जी, जिससे कि हमारी महिलाओं को रोज रोज वही सहना ना पड़े, रोज कोर्ट में जाके वही बात करनी, वही बात बताना, वही बात कहना। आप सोचिए, उनकी अस्मिता पर रोज प्रहार होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बात को देखा जाना चाहिए। स्मृति ईरानी जी को हर समय बोलना चाहिए, स्मृति ईरानी जी को उस समय भी बोलना चाहिए जब हमारी पहलवान बच्चियां, हमारी रेसलर्स जो हैं, उनके साथ अभद्रता हुई थी। अभद्रता कोई नेता करे, किसी पार्टी का करे, मैंने कहा ना, हर पार्टी में ऐसे लोग बैठे हैं, कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि नहीं हमारी पार्टी में नहीं है, कोई पार्टी उससे अलग नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर जिस दिन ये बात होगी, और हम महिलाओं को, मुझे अच्छा लगा यहाँ बीजेपी की जो प्रवक्ता है, उन्होंने महिलाओं की बात की, उन्होंने खांचे में नहीं बांटा। जिस दिन इस तरह के हर पॉलिटिकल पार्टी में महिलाएं होंगी जो पार्टी लाइन से भी उठ के बात करेंगी और कहेंगी कहीं भी हो, इसको आप जात धर्म में मत बांटिए, कहीं भी हो रहा हो, कल्प्रिट कल्प्रिट है, जिसने बलात्कार किया है उस बलात्कारी को दंड मिलना चाहिए, उस महिला के साथ हिंसा करने वाले को दंड मिलना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। और यही आके बात रुकनी चाहिए। जब दंड मिलेगा, कन्विक्शन रेट बढ़ेगा, तो अपने आप इस तरह की हिंसा पे लगाम लगेगी। जी, तो मुझे लगता है स्मृति ईरानी जी को यहाँ स्टेप लेना चाहिए। बिल्कुल, शेख जो है उनको कहे कि इनको पकड़ के लाओ और इनको जेल में सलाखों के पीछे करो, और फिर कोर्ट अपना का, ऐसे हर जगह उनको बोलना चाहिए। जी, रविशंकर जी, हर जगह बोले। जी, रविशंकर जी, मैं समझना चाहूंगी कि बीजेपी जिस तरीके से आक्रामकता दिखा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि वो पश्चिम बंगाल को एक आइसोलेशन केस मानकर चल रही है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार हुआ है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, वो तो ये कह जाती है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर दिया हुआ स्टेटमेंट है। लेकिन यही बात मैं ये नहीं कहती कि इस केस को आप आइसोलेट करके मत देखिए या फिर एक केस की तुलना दूसरे केस की तुलना से करिए, लेकिन जब आपकी जवाबदेही ज़्यादा बढ़ जाती है बतौर केंद्र सरकार में आपकी भूमिका को देखते हुए, तो फिर आपसे हर राज्यवार महिलाएं यही अपेक्षा करती हैं। फिर पश्चिम बंगाल को आइसोलेट करके हर महिलाएं क्यों देखेंगी? बात मैं रेखा शर्मा की कर रही हूँ, राष्ट्रीय महिला आयोग की कर रही हूँ कि राष्ट्रपति शासन वहां लागू करने की मांग की, लेकिन यही रेखा शर्मा मणिपुर में नहीं जाती है और भी अन्य राज्यों में जहां पर बीजेपी शासित सरकार है, वहां पर महिलाओं के खिलाफ कभी कुछ हो जाता है तो वहां नहीं जाती, तब इस तरह का आक्रामक स्टेटमेंट सामने नहीं आता है। जी, देखिए,
मैं किसी पार्टी लाइन पर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन देश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अभी अचानक जो भारतीय जनता पार्टी का बंगाल की इस घटना के प्रति जो दर्द जागा है, उसके पीछे राजनीतिक कारण ज्यादा है। ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की जरूरत थी और वह मुद्दा उनको मिल गया है। और वो जो पूरा जो क्लाइमेक्स है, अभियुक्त मुस्लिम है, पीड़िता हिंदू है, और जिस ढंग से भाजपा आक्रामक हुई है और उस मुद्दे को लेकर उठा रही है, तो वो उसके पीछे सीधा सीधी राजनीतिक कारण है। कई बार मैंने ऐसी घटनाओं को देखा है जहां पर जितनी अपेक्षा थी कि जिस ढंग से भाजपा को रिएक्ट करना चाहिए, वहां पर चुप हो जाती है। खास करके मैंने मणिपुर के मामले में देखा है, लेकिन जब राजस्थान का मामला आता है तो वो कितना आक्रामक हो जाती है वहां पर महिलाओं के मुद्दे को लेकर। जैसा कि अभी हमारे पहले गेस्ट ने बताया कि जब महिला पहलवानों की बात होती है, उनकी बात सुनने की, तो कोई भी ना तो स्मृति ईरानी जाती है, ना तो भाजपा की कोई महिला जाकर उनके साथ मिलती है या उनके साथ बातचीत करती है। तो इस मामले में अन्याय हुआ है। देखिए, इसको दो तरह की चीजें हैं। जो भी अभियुक्त है, किसी भी महिला के साथ अगर अत्याचार होता है, अगर उसके साथ गलत व्यवहार होता है, तो बिल्कुल निर्भया के बाद जो कानून बना है उसके साथ उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कन्विक्शन का रेट बढ़ना चाहिए। लेकिन इस पर ज्यादा दर्द नहीं होता है, ज्यादा बहस नहीं होती है, चूंकि और इस मामले में भाजपा का इतना आक्रामक होने का कोई भी आदमी समझेगा कि ये चुनावी मौसम है और अब लोकसभा के चुनाव की घोषणा होने वाली है और पश्चिम बंगाल में लगातार टीएमसी और भाजपा को लेकर एक संघर्ष की स्थिति रही है, एक राजनीतिक संघर्ष की रही है, और भाजपा को वह मौका मिला है और भाजपा उसको भुनाने का प्रयास कर रही है। संदेश खाली जाने वाले हैं। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं गए अभी तक, लेकिन संदेश खाली जाने की खबरें आ रही हैं। इसे भारत की जनता किस तरह से देखे, खासकर पश्चिम बंगाल की महिलाएं कैसे देखें? क्यों ना इसे लोकसभा चुनाव में नफे नुकसान से जोड़कर देखा जाए? बिल्कुल नहीं नेहा जी, मैं आपकी बात से और रवि जी जो अभी बात कर गए हैं, मैं उनकी बात से एकदम सहमत नहीं हूं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इस बात से सहमत नहीं होगा, या देश की जनता भी इस बात से सहमत नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे संवेदनशील, ऐसे भयावह जो कृत्य वहां की महिलाओं के साथ हुआ है, उस पर राजनीति करने की विचारधारा के साथ वहां पर आ रही है और आगे आकर बयान दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी सोचना जो है गलत होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। आप भी जानते हैं कि पिछली बार 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें 18 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एमपी की सीट्स रही थी और 26% वोट परसेंटेज भी भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा था। और उसके हिसाब से हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर अगर इतनी दुर्दशा महिलाओं की हो रखी है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, वहां पर हमें बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात देखिए, महिलाएं कब बाहर आई ये देखना बहुत जरूरी है। जब वहां का जो दबंग बाहुबली नेता है, वो नेता जब खुद से फरार हुआ, डरकर भागा, जब उसने अपनी वो जगह छोड़ी, उसके डर से वो महिलाएं बोल नहीं पाती थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो शेख खुद से फरार है, तो उनकी हिम्मत बाहर आई और वो सब सड़क पर उतरे और उन्होंने अपनी जो उनकी पीड़ा थी उस पीड़ा को जो है जताया। और पीड़ा देखिए कैसी है, कोई टीएमसी के कार्यालय में बुलाकर महिलाओं के साथ इस तरह का कुकृत्य कर रहा है। आप किस तरह की राजनीति को आप बढ़ावा दे रहे हैं? यहाँ तो ममता बनर्जी को खुद साथ आना चाहिए। और मुझे लगता है आप भी इस बात से सहमत होंगी कि ममता बनर्जी जी को इस बात से पता चला और उनको वो शायद ये बात स्वीकार कर लिया उन्होंने कि ये जितने भी तीन नाम आ रहे थे, चाहे वो शेख शाहजहां का था, शिव प्रसाद हाजरा का था और उत्तम सरदार का था, ये सब इस तरह के कृत्य में इन्वॉल्व थे, इसीलिए उन्होंने इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। नहीं तो इतनी जल्दी इस डिसीजन पर मुझे नहीं लगता ममता बनर्जी आएंगी। जब आप देखिए कि जो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो आगजनी की गई, जिंदा लोगों को जलाया गया, उनके घर में जाके मारपीट की गई, उनको सड़कों पे दौड़ा कर पीटा गया, जिंदा मार दिया गया, हत्या कर दी गई, कत्ल कर दी गई बीजेपी के कार्यकर्ताओं की लगभग संख्या 160 तक पहुंच गई पूरे पश्चिम बंगाल में। और जहां उनके इतने भी उनके अंदर मानवता के भाव नहीं है, उनके अंदर भावनाएं नहीं है, तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के अंदर यह भावना कैसी होगी कि वहां की महिलाएं सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है नेहा जी। इसलिए
चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, और मैं तो कहूंगी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे वो वामपंथी पार्टी के कार्यकर्ता है, सबको आकर इस पर एकजुट होकर एक मोर्चे में खड़े होना चाहिए। क्योंकि महिलाओं की स्थिति आज अगर पश्चिम बंगाल में सही नहीं है तो वहां पर इकट्ठे मिलकर आवाज उठानी चाहिए। और जहां तक बात देखिए मणिपुर की बहनों का है, आप इस बात को गलत नहीं ठहरा सकते। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये बात कही है और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हमेशा ये बात कही है कि जो भी दोषी आएंगे उनको फांसी की सजा जरूर मिलेगी। और अभी ताहिरा मैम भी बात कर रहे थे, मैं एक छोटी सी लाइन में उनका जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने बहुत संवेदनशील होकर ये बात कही और मैं उनकी भावनाओं की भी कदर करती हूँ। जो हमारी बहनें संसद के आगे बैठी थी, पहलवान बहनें, उनके लिए भी हम जितने भी चर्चा के दौर थे, अमित शाह जी ने उनको बार बार ये बात कही कि आप निश्चिंत होकर घर जाइए, आपको सड़कों पर बैठने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे नेता दोषी पाए गए तो उन पर भी कार्रवाई होगी, ये बात उनको कह दी गई थी। उसके बाद कई उनकी दौर की बैठकें भी चली, आप जानते हैं वो कितनी बार मिलने के लिए भी गए। नहीं, यहाँ पर नेहा जी मेरा सवाल ये है कि टीएमसी ने तो अपने नेताओं को सस्पेंड कर दिया, लेकिन बीजेपी ने अपने सांसद को सस्पेंड नहीं किया है, वो अभी भी जो है संसद में बने हुए। देखिए उसमें जितने भी राजनीतिक हो रही थी, जितने भी राजनीति हो रही थी उस मुद्दे के पीछे, यहाँ वो राजनीति नहीं है। यहाँ की स्थिति अलग है। यहाँ की महिलाओं के ऊपर जो दुराचार हो रहा था, जमीन हड़पने की बात हो, चाहे महिलाओं पर अपनी गुंडागर्दी दिखाने की बात हो, यहाँ का तो जो इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल का, उनमें टीएमसी के नेताओं की गुंडागर्दी तो रही है। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगी, केवल शेख शाहजहां की ही बात नहीं, आप देखिए कि अगस्त 2022 में टीएमसी के एक नेता अनुव्रत मंडल, जिनको बाहुबली नेता माना जाता था, सीबीआई ने जब गिरफ्तार किया, उनकी गुंडागर्दी देखिए पश्चिम बंगाल में कितनी थी। और इसके अलावा उन्होंने तो एक पब्लिक मीटिंग के अंदर ये बात कह दी थी कि जितने भी विपक्ष के कार्यकर्ता हैं उनके घरों में मैं आग लगाऊंगा और पुलिस के ऊपर मैं बम फेंकूंगा। इस तरह की गुंडागर्दी टीएमसी के जो नेता हैं वो पश्चिम बंगाल में करते आए हैं और वहां की जनता इनकी गुंडागर्दी से त्रस्त है। महिलाओं की दुर्दशा तो अब आपके सामने खुलकर आई है, आज एक जगह से आई है, केवल संदेश खाली से आई है। आप रुकिए, अभी तो पश्चिम बंगाल में ऐसी हर जगह से आएंगी, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 4 दिन मेरी ड्यूटी नॉर्थ परगना में ही लगी हुई थी, 24 परगना में ही, लेकिन वहां पर सुरक्षा के अभाव के कारण हम महिला कार्यकर्ताओं को वापस हरियाणा भेज दिया गया था। इतनी असुरक्षा का माहौल था वहां पर, इसलिए वहां की जो कानून व्यवस्था है बिल्कुल चरमरा गई है। पुलिस बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, केवल और केवल ममता बनर्जी के इशारों पर नाचने का काम पुलिस कर रही है। ये बिल्कुल गलत है और इस तरह का कृत्य देश में कोई भी महिला सहन नहीं करेगी। जी, देश की महिलाओं की बात कर रहे हैं। ताहिरा मैम, आप क्या यहाँ पर टिप्पणी करना चाहेंगी जब बात देश की महिलाओं की आती है और ये कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में तो लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ चुका है कि वहाँ की महिला असुरक्षित माहौल में जो है जीवन बिताने को मजबूर हो रही हैं, लेकिन जहाँ तक पश्चिम बंगाल को लेकर मेरी कुछ जानकारों से बातचीत हुई है कि वो राज्य ऐसा है जहाँ पर महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। उनकी जो सामाजिक भूमिका है वो, अगर मैं देश के बाकी राज्यों की बात करूं तो उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में मानी जाती है और इसका कहीं ना कहीं श्रेय ममता बनर्जी को भी दिया जाता है। आप इस मसले पर अपनी तरफ से क्या टिप्पणी जोड़ना चाहेंगे? नहीं, देखिए किसी राज्य को ये कह देना कि भाई ये तो अपोजिशन, देखिए हमारी साथी जो बैठी हैं प्रवक्ता, जाहिर है वो बीजेपी से हैं, तो अपोजिशन कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कोई एनजीओ चला रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो तो बात कहेंगे, अपनी बात कहेंगे। अपोजिशन कहते हैं जितना स्ट्रांग होगा लोकतंत्र उतना ही स्ट्रांग होगा, तो वो अपनी बात कह रही है, अपनी पार्टी लाइन से जो बात कह रही है। लेकिन देखिए एक महिला जो नेता होते हैं, जो महिला है, जैसे हम लोग महिला एक्टिविस्ट हैं, विमेन एक्टिविस्ट हैं, विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और आज से नहीं 25 साल हो गए मुझे करते हुए महिलाओं के बीच में। तमाम सरकारें आई गई हैं हमारे सामने उत्तर प्रदेश में, और देश का भी होता रहा है, देखते रहे हम लोग। तो मुझे लगता है कहीं भी महिलाओं के साथ अभद्रता हो, कहीं भी महिलाओं के साथ हिंसा हो, कोई भी नेता इन्वॉल्व हो उसमें, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो महिला की इज्जत नहीं कर सकता, उसकी अस्मिता पे प्रहार करता है, असॉल्ट करता है, वॉयलेंस करता है, उसको कॉमोडिटी समझता है, तो जाहिर है ऐसे नेता को तुरंत एक्शन होना चाहिए, सिर्फ सस्पेंशन नहीं। सस्पेंड किया ममता जी ने फौरन, मैं इसकी तारीफ करती हूँ।
कि तुरंत सस्पेंड करने के बाद इंक्वायरी सेटअप कीजिए एंड देन फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड इट। तो मुझे इसी तरह से लगता है कि हमारे और भी केसेस में, रेस्टलर के केसेस में भी सस्पेंड करना चाहिए था, हटाना चाहिए था, फिर उसके बाद उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो वही का नहीं केस है भाई, राजस्थान में हो, मणिपुर में हो, एमपी में हो, किसी भी प्रदेश में हो, और वो किसका शासित प्रदेश है ये बात हमें कहनी नहीं चाहिए। ये कोई बात ही नहीं है, कोई भी उसका उसमें वहां पे पॉलिटिकल पार्टी पावर में हो, हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है जो भी पावर में है कि वो अपनी महिलाओं को सम्मान दिला सके। अगर वो नहीं दिला पा रहा है तो उससे सवाल होगा, सवाल तो उसी से होगा ना जो पावर में है जी। तो मुझे लगता है कि ये बात समझनी चाहिए, महिलाओं के सम्मान के लिए बात होनी चाहिए। उसको जाति धर्म में अगर आपने बांट के पोलराइजेशन किया तो महिला इशू को कहीं आप यू आर जस्ट पुशिंग इट अंडर द कार्पेट, और फिर कभी सलूशन नहीं निकल पाएगा उन चीजों का। महिला के साथ जहां भी अभद्रता हो रही है उस व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए, कन्विक्शन रेट बढ़ना चाहिए। इसी तरह से हम रोक सकते हैं महिलाओं पे पड़ती हुई हिंसा को, और महिला शक्ति, सशक्तिकरण, महिला अस्मिता की बात कर सकते हैं। जब हम इस पे बात करेंगे तभी इन तमाम चीजों को हम एक स्ट्रेट लाइन में लाएंगे। जी, बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट क्या आपको लगता है कि टीएमसी की जो महिला मतदाता हैं उस पर बीजेपी कोई असर छोड़ पाएगी? क्या उनको लुभा पाएगी, अपने खेमे में खींच पाएगी इस मुद्दे के जरिए? ताहिरा मैम। नहीं, देखिए, अगर ये अपने नेता को सस्पेंड करके एक्शन लेते हैं तो उसका एक मैसेज जाएगा, सीधा मैसेज जाएगा महिलाओं पे कि हमारी नेता हमारे साथ होने वाली अभद्रता के खिलाफ एक्शन ले रही है। उन्होंने सस्पेंड तो किया है लेकिन उनको लाके सलाखों के पीछे भी खड़ा कर दिया है और उन पे मुकदमा भी चला दिया है। तो देखिए, जिस दिन ये शुरू होगा तो महिलाएं इस चीजों को समझती हैं, महिलाएं जागरूक हैं अब, और अगर ऐसा नहीं करती है तो जाहिर है उसका असर अच्छा नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ममता बनर्जी ऐसा करेंगी, क्योंकि मैं तो महिलाओं के हित की बात ही करूंगी। मैं तो चाहूंगी कि उन लोगों को जल्द से जल्द दोष दंड दिया जाए, क्योंकि महिलाएं निकल पड़ी भाई, सड़कों पे आ गई। उन्होंने वो जो शिबू हजारे हैं उनका जो पोटी फॉर्म है उसको भी आग लगाई। यानी महिलाओं में गुस्सा है अंदर, उनकी अस्मिता को रौंदा गया है। सोचिए, जब हम बात करते हैं तो हमारे अंदर से गुस्सा आता है। यदि महिलाओं की अस्मिता की ऐसी बात हो रही जैसे कुछ है ही नहीं है, जिनके साथ होती है उनके बारे में सोचिए, उनकी पीड़ा को सोचिए, व्हाट दे हैव गॉन थ्रू इट। तो उस पेन को, उस तकलीफ को समझने की जरूरत है महिलाओं की। और महिलाएं सशक्त देश की नागरिक है, कॉन्स्टिट्यूशन में उनका अधिकार है, ये महिला सुरक्षा मिलना चाहिए, ये स्टेट सब्जेक्ट होता है। तो मुझे लगता है किसी भी स्टेट का हो वहां स्टेट को तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए, और महिलाओं को भी अभी समझना चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा के लिए बिल्कुल अपनी आवाज उठाएं। ये स्टेट का काम है कि उनको सुरक्षा दे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी ताहिरा मैम, आपने समय निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। नेहा जी, मैं अब आपके पास आना चाहूँगी और आपसे समझना चाहूँगी कि सीधे सीधे बीजेपी पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो उस वोट शेयर को टारगेट कर रही है जो कि 2019 में उसको एक बढ़त मिली, और 2024 में क्योंकि 370 बीजेपी सीटें जीतना चाहती है, 400 पार के का नारा एनडीए के लिए दिया है स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसीलिए पश्चिम बंगाल बहुत ही खास हो जाता है जब बात लोकसभा सीटों की आती है, क्योंकि तीसरा सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल। नहीं, हाँ, मैं आपको फिर कहूंगी कि आप इसको इस एंगल से मत देखिए। देखिए, मैं अब आपकी जब बातचीत चल रही थी ताहिरा मैम के साथ तो मैं कुछ डाटा सर्च कर रही थी। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया कि कलकत्ता जो है वो सबसे सेफेस्ट सिटी है महिलाओं के लिए। बिल्कुल। लेकिन सेफेस्ट सिटी होने के साथ साथ पश्चिम बंगाल के जो अन्य जिले हैं, केवल एक राजधानी को छोड़कर कई जिलों में कई ऐसे जिले हैं जो पूरे देश भर में महिलाओं के लिए सबसे भयावह और खतरनाक जिले हैं। पूरे देश में स्थिति नंबर 1 पर है। इसमें यह बताया गया है कि 174 मामले एसिड अटैक के आए 2021 में, जिसमें 34 मामले जो हैं वो वेस्ट बंगाल से थे। पूरे देश भर के मामले
कंपैरेटिवली। आप देखिए कि कितने ऐसे जिले हैं पश्चिम बंगाल के जो सबसे ज्यादा महिला के लिए जो है वो खराब जिले माने गए हैं, कि वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, देश भर में चमके हुए हैं वो। तो इस तरह की जब पृष्ठभूमि पश्चिम बंगाल की हमारे समक्ष आती है, चाहे मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूं और चाहे मैं एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हूँ, हमारा बोलना जायज है। अगर हम इस पर बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा। दूसरी बात यह है, इसको चुनावी मुद्दे के रूप में नहीं लेना चाहिए। आज वो महिलाएं हिम्मत कर कर बाहर निकली हैं। आप स्टेटमेंट देखिए महिलाओं की क्या थी। इस स्टेटमेंट के बाद आपका और मेरा खून खोलना बराबर बात है, आपका भी खोलेगा और मेरा भी खोलेगा कि आप सर्वे कर रहे हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं वो छुटपुट छुट भैये गुंडा नेता जो हैं वो एरिया में सर्वे करते हैं, रेकी करते हैं, एक एक घर में जाकर महिलाओं को देखते हैं। जो सबसे कम उम्र की सबसे सुंदर महिला उस घर की होती है उसे उठाकर टीएमसी कार्यालय में ले आते हैं और रात भर अपने पास रखते हैं और सुबह उनको छोड़ते हैं। अब देखिए किस तरह का ये वाक्य है। क्या कोई महिला सड़क पर आकर ये बयान दे सकती है? इसमें आपको झूठ नजर आता है? बिल्कुल नजर नहीं आता, क्योंकि इस तरह की हिम्मत उन्होंने तब की जब ये सारे गुंडा तत्व वहां से भाग गए। और वो भागे क्यों? क्योंकि वहां पर केवल महिलाओं के साथ दुष्कर्म ही नहीं हो रहा था, वहां पर दूसरी जो 2 नंबर के काम है, चाहे वो राशन घोटाले की बात हो चाहे अन्य घोटालों की बात हो, वहां पर सब बुरे काम चल रहे थे। इसीलिए ही शेख वहां से भाग गया, नहीं तो वो भागते क्यों? अगर वो सही होते तो वो वहीं पर रहते, और वो सही नहीं थे इसीलिए वो भागे। और महिलाओं ने भी इस बात को देखा कि अब हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि अब हमारी आवाज सुनी जाएगी, क्योंकि अब उसका दबदबा कम हुआ है, अब उसका दबाव कम हुआ है। इस तरह की गुंडागर्दी राजनीति में केवल आप पश्चिम बंगाल में ही आपको देखने को मिलेगी ना। इसके बाद जो है वो केरल में स्थिति आती है। लेकिन आप देखिए कि इस तरह के राज्यों में जब महिलाओं की ये स्थिति है, ये दुर्दशा है, तो क्यों नहीं इस पर चर्चा होनी चाहिए? क्योंकि आप भी जानते हैं चर्चा से बहुत सी बातों का हल निकलता है। आज हमारा गुस्सा नजर आ रहा है, ये गुस्सा हर बार आपको देखना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता महिलाओं के अपमान को सहन नहीं कर सकता है। हम हमेशा एक बात कहते हैं, मैं आज आपको एक गलत नैरेटिव का एक आपको दूसरा एंगल समझाने की कोशिश करूंगी एक ही लाइन में। देखिए, हमेशा जब भी बात आती है कि ये महिला मुस्लिम है या हिंदू है जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है, हमेशा प्रश्न उठता है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ तो कैंडल मार्च करने वाले लोग निकल आते हैं, बॉलीवुड भी निकल आता है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि अगर उस महिला का हिंदू धर्म है तब ये कैंडल वाली गैंग जो है या बॉलीवुड वाली गैंग जो है ये बाहर क्यों नहीं निकलती। हमारा कहना ये नहीं होता कि हम मुस्लिम पक्ष की नहीं, नेहा जी, मुझे लगता है कि निर्भया के वक्त हम किसी ने भी इस तरह से बातचीत नहीं की थी। निर्भया का धर्म किसी को नहीं पता था कि निर्भया किस धर्म से है, लेकिन आज हर रेप पीड़िता का धर्म पहले सामने आ जाता है। नहीं होना चाहिए, मैं भी इस बात से सहमत हूं नेहा जी। मेरा भी दर्द यही है कि जब बीजेपी का कार्यकर्ता ना महिला को ना मुस्लिम आंकता है ना हिंदू आंकता है, तो ये कुछ चंद लोग जो अपनी राजनीति सेट करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने आप को मीडिया में हाईलाइट करने के लिए जब बाहर निकलते हैं, तब वो महिलाओं के धर्म को क्यों आंकते हैं। महिला का कोई धर्म नहीं है नेहा जी, महिला खुद एक धर्म होना चाहिए, क्योंकि महिला चाहे वो दलित है, चाहे वो अमीर महिला है, चाहे वो जनरल कास्ट महिला है, चाहे वो हिंदू महिला है, चाहे वो मुस्लिम महिला है, वो पहले महिला है, क्योंकि हर उस महिला का दर्द बिल्कुल सेम है, चाहे वो उच्च वर्ग की हो और चाहे वो दलित वर्ग की हो। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं और मुझे लगता है कि बीजेपी की जो कार्य प्रणाली है वो भी इसी तरह की ही कार्य प्रणाली है। यहाँ पर महिलाओं का सम्मान है। राजनीतिक पृष्ठभूमि में होने के बावजूद मैं आपको ये बात बिल्कुल कह पाऊंगी कि जिस तरह की राजनीतिक पृष्ठभूमि में हम कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों की बातें सुनते आते हैं, उस तरह की विचारधारा बीजेपी में नहीं दिखती है। इसलिए हमने ऐसे काम किए। 33% आरक्षण की बात कांग्रेस ने बहुत बार उठाई महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसे लागू किसने करवाया? लोकसभा में और राज्यसभा में पास किसने कराया? पढ़ी लिखी पंचायत होनी चाहिए और उसमें जो है महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। ये बात किसने की?
बीजेपी की सरकार ने की। अगर महिलाओं के प्रति हमारा सम्मान नहीं होता, नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के प्रति एक विशेष लगाव नहीं रखते, उनकी स्थिति, दयनीय स्थिति को नहीं भांपते और उस दयनीय स्थिति से निकालने की उनकी विचारधारा नहीं होती, तो इस तरह के एक्शन प्लान जो है वो नहीं आ सकते थे। क्योंकि पिछले 50 मोर देन 50 इयर्स कांग्रेस ने राज किया 1947 के बाद। आप देखिए तब से अब तक महिलाओं की स्थिति पर कोई काम नहीं हुआ। हमने महिला पुलिस थाने बनाने की बात की, हमने उसे बनाया। हर जिले में आज हरियाणा में महिला थाना खुला हुआ है, जहां महिलाएं बेबाकी से जाकर अपनी बात रख सकती हैं। किसी पुरुष के सामने अपनी दयनीय स्थिति को पेश करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने एक महिला बैठेगी जो आपको भावनात्मक रूप से आंकेगी, जजमेंटल नहीं होगी, वो आपकी बात को सुनेगी। इस तरह की जो विचारधारा है वो बीजेपी की विचारधारा है और बीजेपी महिलाओं के साथ हमेशा खड़ी है, उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ी है। कुछ मुद्दों पर हमें नहीं जाना चाहिए, हमें धर्म और जाति की बात भी नहीं करनी चाहिए, ये गलत नैरेटिव भी नहीं सेट होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल पश्चिम बंगाल में क्योंकि हमारी सरकार नहीं है इसलिए हम यहाँ पर इतने अग्रेसिव हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि जहां पश्चिम बंगाल की धरती पर बीजेपी का कार्यकर्ता की खून की होली खेली गई हो, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के कारण उनके घर से महिलाओं को उठा लिया जाता हो, उनके घर को आग लगा दी जाती हो, उनकी दुकानों व्यवसाय को खत्म कर दिया जाता हो, एक बाइक पर जा रहा है अगर वो बीजेपी का कार्यकर्ता है तो उसकी गला रेत के हत्या कर दी जाती है। जब एक माँ का बेटा घर वापस नहीं आता तो आप देखिए कि वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की खून की होली खेली गई, वहां उनका बलिदान है, उन्होंने त्याग दिया है। इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी जी ने जब दूसरी बार शपथ ग्रहण की थी प्रधानमंत्री बनने के वक्त, उन्होंने केरल और पश्चिम बंगाल के उन कार्यकर्ताओं के परिवारों को भी वहां पर आमंत्रित किया था, उन्हें वो सम्मान दिया था। हमारी विचारधारा इस तरह की विचारधारा है, हम जनता के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। पश्चिम बंगाल में जो दुर्दशा आज महिलाओं की हो रही है, जो जनसंहार हो रहा है, जिस तरह की गुंडागर्दी चल रही है, इसको सहन करना बिल्कुल भी जायज बात नहीं है। इसीलिए हमने ये मांग उठाई कि यहाँ पर जो है वो राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। और रेखा जी की बात पर, रेखा शर्मा जी की बात पर हम बिल्कुल सहमत है कि यहाँ पर राष्ट्रपति जो है शासन लागू होना चाहिए। जी, चलिए देखेंगे कि जो अलग अलग दल जो मांगे कर रहे हैं, टीएमसी जो बर्ताव दिखा रही है और बीजेपी जो रणनीति अपना रही है, उसका लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता है। और अगर कल को प्रधानमंत्री वाकई संदेश खाली जाते वहां पर महिला जो पीड़ित महिला है उनसे मुलाकात करते हैं तो इसका क्या असर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी नेहा जी, आपने वक्त निकाला, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े, और ताहिरा मैम जो किसी भी समय के लिए जुड़ी थी उनका भी आभार, रविशंकर रवि सर का भी बहुत बहुत आभार। और दर्शकों से अब अनुरोध करती हूँ कि info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर आप अपना कीमती फीडबैक देना ना भूलें। आपसे दोबारा होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।